हेलो एवरीवन, माय नेम इज देव एंड वेलकम टू बी लर्न परफॉर्म। जैसे कि आप जानते हैं, हम इस सेशन में ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं, और वो भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के। और ऐसे ही हमने सारे लगभग 2012 से लेके अभी तक के प्रश्न हमने कर दिए हैं। अभी का कहने का मतलब है कि 2021 तक के, और 2022 तक के प्रश्न जो है अभी हम इसमें कर देंगे। और ये हमारा लास्ट मतलब होगा, अब 2022 ही है। अब 2023 वगैरह होगा तो उसके बारे में दिया बताया जाएगा, वो सॉल्व किया जाएगा आगे भविष्य में। तो आज हम अपना 2022 में कंप्लीट कर देंगे, और आप प्रीवियस पेपर को लगाएं, चेक करें, खुद पढ़ें, समझें, वीडियो को देखें। और जो भी समस्या हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम लगता है, कोई भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आता है, तो आप उसको कमेंट करके बताएं। आपको जितने भी कमेंट आएंगे उसको उसका रिप्लाई मैं करूँगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। और साथ साथ एक चीज़ और बता दूँ आपको कि इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे 2022 में ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए क्योंकि अगर जो चीज़ अभी करंट में भी रहा है 1 साल 1.5 साल के अंदर में, उसको दोबारा हो सकता है कि दोबारा पूछा जा सकता है। तो उसको भी हमने मतलब इसमें ऐड किया है। और कुछ वैसे प्रश्न है जो काफ़ी मतलब 2-4 प्रश्न जो इम्पोर्टेंट नहीं है, एकदम नहीं है, तो इसको हमने हटा दिया हम लोगों ने। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 2022 का। निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ठीक है, ऊर्जा का स्रोत कौन सा नहीं है, कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अब बायोमास क्या होता है, आपको पहले ये जानना चाहिए कि बायोमास होता क्या है। देखिए, बायोमास जो है, बायोमास कोई भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सभी चीज जो होते हैं, ये सभी मतलब अगर जीवित हों या तुरंत मरे हों, वो सब बायोमास में आते हैं। अब बायोमास में जैसे कि हम लकड़ियां हैं, उसको जलाइएगा, ऊर्जा मिलेगा ना, है ना। गोबर वगैरह है, जीव जंतु का अवशेष है ना, तो उसके भी कई तरह के ऊर्जा ईंधन के रूप में काम उसका होता है, उपयोग कर लिया जाता है। और भी कई तरह के उपयोग है। आपने देखा होगा कि बचपन में आपने अगर खेला होगा, खेला क्या मतलब छोटे छोटे जो बल्ब आते थे, तो अपने खेल खेल में उसको एक गोबर गैस बनाते होंगे। गांव में ज़्यादा बच्चे करते थे, मतलब हम लोग के टाइम में तो थे, पता नहीं अभी होता होगा नहीं हो, हमें जानकारी नहीं है। तो उसको मतलब पुराने पुराने बैटरियों को गोबर और गर्म पे करके ऐड करके उसमें बॉल जलता था, वाकई में जल जाता था। तो एक तरह से वो भी देख लीजिए। बाकी इसके अलावा तो कई तरह के अभी सरकार इसको बड़े बड़े आधार पे भी इस पे ऊर्जा का उत्सर्जन करती है सरकार। कई तरह के जो भी अवशेष है एक जगह इकट्ठा करके, और अवशेष जो कचरा है उससे भी ऊर्जा बनाए जाते हैं। तो बायोमास के क्या क्या उपयोग चीज़ें हैं, तो देखिए, लकड़ी से हो सकता है, बायोमास का ऊर्जा का स्रोत है। जैसे कि लकड़ी है, लकड़ी है ना, लकड़ी से जो है कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, गोबर है, कोयला है भाई, है ना। लेकिन परमाणु ऊर्जा जो है, परमाणु ऊर्जा जो है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। जो यूरेनियम वगैरह, यूरेनियम से ही परमाणु ऊर्जा का निर्माण होता है। तो इसमें सनलाइट का क्या उपयोग है, मतलब इसका कोई ज़्यादा जरूरत तो नहीं है इसमें, अगर देखा जाए तो। बायोमास जो है, लकड़ी हो गया, गोबर हो गया, कोयला हो गया, कहीं ना कहीं सनलाइट का इसमें काफ़ी मतलब सनलाइट जो काफ़ी जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए, है ना। तो इस तरह का भी प्रश्न एक मिलेगा शायद सनलाइट से संबंधित। देखते हैं। ये तो हो गया, हमारा आंसर हो गया परमाणु ऊर्जा, है ना। और इसमें इसके अंदर आपको देख लीजिए, बायोमास ऊर्जा जो होता है क्या है। बायोमास ऊर्जा का वह स्रोत है जो पशु अवशिष्ट और पौधों की सामग्री से प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए गाय का गोबर, फसलों की कटाई के बाद बचे अवशेष जैसे विभिन्न पौधों की सामग्री, सब्जियों का अवशिष्ट और सीवेज का विघटन बायोगैस का निर्माण करने के लिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किया जाता है, जो आपको बताया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परीक्षण परिरक्षण मतलब संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? देखिए, इन्वायरमेंट के प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आज के टाइम में। आप अगर इन्वायरमेंट छोड़ रहे हैं तो समझ लीजिए कि प्रीलिम्स में होना मतलब भूल जाइए, मेरे ख्याल से, है ना। बहुत मतलब क्रिटिकल केस हो जाए कि अगर प्रीलिम्स हो। जियोग्राफी इन्वायरमेंट इतना महत्वपूर्ण है, उसमें भी जो है, आप ज्योग्राफी में देखें तो एग्रीकल्चर को नहीं छोड़ सकते किसी भी हाल में। उसकी एग्रीकल्चर से संबंधित सरकार द्वारा जो भी योजना आ रही है, उसको तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। क्या योजना सरकार क्या कर रही है, योजना मतलब क्या क्या चेंजिंग कर रही है। किसानों के लिए सरकार जो है क्या क्या योजनाएं ला रही है, जिससे किसानों के हालात अच्छे हों।
भारत में जो कृषि है, कृषि को सही करने के लिए भारत सरकार क्या-क्या कदम उठा रही है? आपको ये पढ़ना चाहिए क्या-क्या योजनाएँ आ रही हैं? क्योंकि सिर्फ़ प्रीलिम्स ही नहीं, मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है और सिर्फ़ पीसीएस ही नहीं और भी कई तरह के जो परीक्षाएँ होती हैं, जो कॉम्पिटिशन के लिए जो कॉम्पिटिशन के तौर पे एग्ज़ाम कराए जाते हैं, उसमें महत्वपूर्ण है। और इसमें जो है आप देखेंगे कि पर्यावरण के जो प्रश्न है काफ़ी आजकल महत्वपूर्ण इसलिए होता जा रहा है कि पूरा विश्व जो है पर्यावरण को देखते हुए काफ़ी सचेत होते जा रहा है कि पर जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, हमारे यहाँ कई तरह के अभी पोल्यूशन वगैरह जो है बढ़ रहा है तो साँस लेने में की समस्याएँ शुरू होंगी, हो ही रही हैं कई जगहों पे। दिल्ली जैसे, महाराष्ट्र जैसे, मुंबई, मुंबई जैसे जो बड़े शहर हैं, इन शहरों में आप देखेंगे कि अ, थोड़ा बहुत भी जब ठंड का स्टार्टिंग होता है, जब ठंड का मौसम विंटर सीजन आता है, उस आने से पहले ही क्या है कि धुंध-सा हो जाता है पूरे हमारी एनवायरनमेंट में, है ना? दिखता ही नहीं है अगल-बगल आप देखेंगे। तो तो ये सब समस्याएँ हैं, तो इसलिए पूरे विश्व के जो देश हैं, इसके लिए काफ़ी कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको इस समस्या से को कम किया जाए। पॉल्यूशन जो वगैरह कम किया जाए। तभी तो ये कार्बन क्रेडिट जैसी समस्याएँ आई है ना? क्योटो प्रोटोकॉल आपने देखा होगा, पढ़ाया था प्रीवियस पेपर में हमने जब सॉल्व किया था प्रश्न, तो हमने देखा था, है ना? तो इसमें देख लेते हैं, देखिए वो बहुत आसान आसान है, आप तो पढ़े होंगे, जानते ही होंगे, अगर नहीं पढ़े तभी जान लीजिए। पर्यावरण के परिरक्षण मतलब संरक्षण अधिनियम जो है, ये कब पारित किया गया था? तो इसको आप याद याद रखें 1986 में, है ना? 1971 ना लगा दीजिएगा, है ना? 1986 में किया गया था, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बाकी चीजें देख लेते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जो है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 में अधिनियमित किया गया था। इसलिए इसे पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार प्रदान करने और उससे जुड़े मामलों के लिए मुख्य उद्देश्य के साथ अधिनियमित किया गया था। भोपाल त्रासदी के मद्देनजर भारत सरकार ने 1986 के पर्यावरण पर अधिनियम पारित। भोपाल त्रासदी आप जानते ही हैं, एक गैस लीकेज हुआ था जिसके कारण बहुत लोगों की जानें चली गई, है ना? तो उसके बाद सरकार ने 1986 में जो है पर्यावरण अधिनियम लाया कि इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों को बैन किया गया है। कुछ नियम, कुछ रेगुलेशन वगैरह लाए गए। अधिनियम का उद्देश्य है 1972 के मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के निर्णय को लागू करना है। इसे अम्ब्रेला कानून के रूप में भी जाना जाता है। अम्ब्रेला कानून, अम्ब्रेला योजना कई बार आप न्यूज में देखते होंगे। तो अम्ब्रेला कानून या अम्ब्रेला योजना को जो होता है ना, एक तरह का ऐसा योजना है या ऐसा कानून है जिसके अंदर बहुत सारी योजनाएं आती हैं। अम्ब्रेला जैसे अम्ब्रेला है ना, अम्ब्रेला को ऐसे सोच लीजिए, अम्ब्रेला है ना, ऐसे तो अम्ब्रेला होता है। ये अम्ब्रेला हो गया, मान लीजिए योजना, इसके अंदर बहुत लोग आ गए, है ना? तो ये सब योजनाएं हैं, ये योजना 1 2 3 4, तो योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं एक ही जगह आ गई, है ना? एक ही योजना के अंतर्गत आ गई, है ना? ऐसे समझ लीजिए, इसे तो नाम दिया गया, हर चीज जो नाम दिया गया है ना, उसका मीनिंग है, इसलिए नाम दिया गया है, ठीक है? तो अम्ब्रेला योजना का मतलब उसके अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं होंगी, छोटी छोटी स्कीम्स होंगी, या अम्ब्रेला रूल या अम्ब्रेला कानून के अंदर बहुत सारी कानून होंगे, ठीक है? ये तो आसान हो गया। चलिए आगे चलते हैं। इसमें और क्या था? क्योंकि यह केंद्र सरकार को आवश्यक उपाय करने में सक्षम बनाता है, क्योंकि यह पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए और पर्यावरण प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने और कम करने के लिए आवश्यक उपाय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? फिर से देख लीजिए, ओजोन आपको कई बार ये प्रश्न पूछा गया था, तीसरा या चौथा बार मैं बता रहा हूँ, अगर मुझे याद है तो ये तो बहुत आसान है, लेकिन देखिए इसका आंसर है 16 सितंबर, है ना? तो ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। अब ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को जो मनाया जाता है, एक्चुअली ओजोन दिवस, ये ओजोन होता क्या है? देखिए O3 ऑक्सीजन के जब 3 मोलिक्यूल मिलते हैं तो क्या बनता है? ओजोन का निर्माण होता है। इसको कहते हैं O3, है ना? ऑक्सीजन ही तो है। O2 कर दे तो ऑक्सीजन, जो गैस हम सांस में लेते हैं वो ऑक्सीजन O2, और ये ऑक्सीजन का ही जो है मोलिक्यूल है O3, तो ये ओजोन बनता है। और हमारे वातावरण में ओजोन कहाँ पाया जाता है? तो वो ओजोन जो है एक तरह का जहरीली गैस है, ह्यूमन के लिए या एनिमल के लिए, जीव जंतुओं के लिए, ठीक है? और ओजोन जो है हमारे वातावरण में कहाँ पे है? तो आप देखेंगे, जब आपको बताया गया था स्फीयर के बारे में, जो हमारा
एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर को जो अलग अलग पार्ट्स में बांटे गए हैं, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के वर्गीकरण, है ना, हमारे वातावरण का जो वर्गीकरण किया गया है, उसमें ट्रोपोस्फेयर देखेंगे, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आयनो जिसको आयनोस्फेयर भी कहा जाता है, और एक्सोस्फेयर। ये हमने 4-5 तरह के जो है एटमॉस्फेयर के पार्ट्स पढ़े थे। तो इसमें ही जो है ट्रोपोस्फेयर के ऊपर आता है स्ट्रेटोस्फेयर। इस स्ट्रेटोस्फेयर में ही ओजोन का जो परत है आपको दिखता है, उसमें है ना। ये क्या काम करता है, तो ओजोन लेयर जो है हमें सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, है ना, हमें बचाता है। अब भाई क्या बचाता है, क्या खतरनाक है ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन? हाँ, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है ये काफ़ी मतलब स्किन के लिए या ह्यूमन के लिए काफ़ी खतरनाक होता है। ये कैंसर जैसी बीमारियां ला सकती है अगर स्किन पे लगे तो, स्किन पे सीधे आए तो, और भी कई तरह की बीमारियां ला सकती है, हमारी आंखों को क्षतिग्रस्त कर सकती है ना। तो इस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ये ओजोन लेयर जो है हमें बचाती है। तो आप याद रखेंगे कि ओजोन लेयर जो है किस स्फीयर में है, तो आप याद रखेंगे कि स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर कौन सा नंबर पे है, तो नीचे है ट्रोपोस्फीयर और दूसरा है स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, बाकी आपको जब क्लाइमेट पढ़ाएंगे और ये सारी चीज़ें जो बेसिक में बताएंगे, जब क्लास स्टार्ट होगा तो आपको इसमें बताया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हमारा, विश्व ओजोन दिवस 2022 थीम। अच्छा, 2022 का जो थीम देख लीजिए, जब भी ओजोन दिवस मनाया जाता है या कोई भी आप डे देखेंगे, सेलिब्रेशन करती है गवर्नमेंट, मनाती है, तो उसका एक थीम रहती है, उसका कुछ मीनिंग होता है ना। तो थीम देख लेते हैं। थीम से प्रश्न पूछे जाते हैं कि इस बार पूछा जाता है कि इस बार 2022 में जो है इस जब 2022 में जो मनाया गया है 16 सितंबर को ओजोन दिवस, तो उसमें जो है थीम क्या है ना, ओजोन दिवस का थीम क्या था। लेकिन ये जो प्रश्न पूछा गया था तो ये 2021 में मनाया गया, जो 2021 में 16 सितंबर को जो ओजोन दिवस मनाया गया था, उसके बाद उसका जो है थीम पूछा गया है। लेकिन मैंने इसमें कोई फायदा नहीं है उसको जानने से ना, इसलिए आप ये जानिए कि 2022 में, अब भाई 2022 में जब मना लिया गया है तो इसका थीम पूछेगा, 2021 से क्यों पूछेगा, तो इसलिए आप इसको याद रखें। इस साल की थीम है ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। कहने का मतलब है पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग, है ना, ये रखी गई है। आप याद रख लें, पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग, मतलब पूरे विश्व के लोग जो हैं मिल के जो भी मानव है उसकी सुरक्षा रक्षा करने के लिए एक साथ आए और सहयोग करें एक दूसरे का, है ना। यही मतलब प्रदूषण वगैरह से एक दूसरे का सहयोग करेंगे तभी तो पोल्यूशन से बचेंगे। मान लीजिए अगर सिर्फ भारत ही कोशिश करता रहे या और अन्य कोई देश कोशिश करता रहा, बाकी देश कोशिश नहीं कर रहा, ऐसा थोड़ी ना है कि जो देश कोशिश कर रहा अकेला वो बच जाएगा। नहीं, मान लीजिए भारत कई तरह के अपने यहाँ कानून बना दे, कई तरह के बहुत सारा जो वेजिटेशन ज़्यादा बढ़ा दे देश के अंदर, है ना, पेड़ पौधों की संख्या बढ़ा दे, प्रदूषण हम कम करना कर दे, पर क्या फ़ायदा होगा अगर अब यूक्रेन और रसिया जैसी समस्या देख रहे हैं आप, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। मान लीजिए अगर कुछ ऐसा हो, 2-4 परमाणु बम अगर उसने गिरा दिया तब तो हो गया कल्याण देश पूरे विश्व का, है ना। तो इसलिए सबको एक दूसरे कोऑपरेशन, एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा, पूरे विश्व के लोगों को, पूरे विश्व के देशों को, तभी तो काम बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं, हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है? अच्छा, नहीं है पूछ रहा है, ये तो बहुत आसान प्रश्न है। इसके पहले थोड़ा सा आपको बता दूं कि देखिए, पृथ्वी पे अगर सूर्य की रोशनी नहीं आती ना, अगर सन नहीं होता, आप एक बार अज्यूम कर लीजिए कि अगर सन नहीं है तो पृथ्वी पे सन लाइट तो आती नहीं। जब सन नहीं होता मतलब कोई भी तारा नहीं होता। आप कोई कहेगा कि तारा होता, कोई दूसरा होता, ऐसा नहीं है। एज्यूम कर लेते हैं कि कोई तारा, कोई स्टार होता ही नहीं हमारे सौर मंडल में, ठीक है। तो हमारे अर्थ पे जो है सनलाइट नहीं आता, तो ये मान लीजिए कि जीव की उत्पत्ति होती नहीं, क्योंकि पेड़ पौधे पहले आए, है ना। पेड़ पौधे से ही तो कोई भी जीव आया, तो उसके लिए सनलाइट इतना महत्वपूर्ण है कि टेम्परेचर जब नहीं है, टेम्परेचर का मेन स्रोत क्या है, सनलाइट ही है। अब अर्थ के अंदर भी टेम्परेचर है, मैं मानता हूँ इसके अंदर टेम्परेचर है जो 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है हमारे कोर में, हम कहा जाता है कि कोर में है इतना, है ना। जब आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी तो उसमें देखेंगे। तो लेकिन वो टेम्परेचर तो अर्थ के हमारे जो क्रस्ट है, हमारा जो प्रॉपर्टी है ऊपर का, उस पर तो पहुंचता नहीं है ना। यहाँ पे जो टेम्परेचर, जो हीट है वो कहाँ से आता है, वो सन से ही आता है।
और जितने भी जीव जंतु हैं, जैसे कि पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से तो अपना भोजन बनाता है, और प्रकाश ही नहीं होगा तो कहाँ से करेगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, है ना? नहीं करेगा। और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करेगा तो कहाँ से वो भोजन बनाएगा, कहाँ से ग्लूकोज बनाएगा? जब पेड़ पौधे ग्रोथ ही नहीं होंगे तो उन पेड़ पौधों को जीव जंतु तो खाते हैं। मान लीजिए बकरी है, बकरी घास ही खाएगी ना, बकरी घास खाती है। अब बकरी घास खाती है तो घास कहाँ से भाई? वो भी तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है, और जब करता है तभी वो बड़ा होता है। फिर उस बकरी को आप खाते हैं, फिर बकरी को शेर खाते हैं, सारा फूड चेन गड़बड़ हो जाएगा, है ना? ह्यूमन में भी देख लीजिए, ह्यूमन जो है वो भी तो साग सब्जी खाता है ना? अब वो भी साग सब्जी खाता है, तो हर चीज ये इस पे डिपेंड है। मतलब सनलाइट जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन बींग्स, या किसी भी जीव जंतु के लिए, महत्वपूर्ण है ना? तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा जो है सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है। अच्छा भाई देख लेते हैं। भूतापीय ऊर्जा, तो ये तो है ही भाई। पवन ऊर्जा, अच्छा पवन ऊर्जा कैसे है ये देख लीजिए। भूतापीय ऊर्जा कहने का मतलब है कि पृथ्वी का जो भू मतलब होता है भूमि, है ना, मतलब पृथ्वी हमारा, और उसका जो तपने का ऊर्जा है तो सन के लाइट से ही आता है ना, पहला तो हो गया। अच्छा इसमें दूसरा है, दूसरा क्या कह रहे हैं? पवन ऊर्जा। भाई पवन ऊर्जा कैसे सन से मतलब सन क्या क्या इसमें सनलाइट का क्या योगदान है? इसको एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि सन का क्या योगदान है। हवाएं आ रही है भाई, हवा आ रही है, जा रही है, आ रही है, क्या मतलब है सन का, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। अगर सनलाइट नहीं होता तो हवाएं भी नहीं चलती हमारे वातावरण में। देखिए मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, और यहाँ पे देखिए ये सन है, कई लोग सूर्य भगवान भी कहते हैं, जो ज़्यादा ही धार्मिक लोग हैं। अच्छी बात है। देखिए ये है सन। अब यहाँ जो लाइट आता है पड़ता है हमारे क्रस्ट पे, अर्थ के, तो मान लीजिए यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल है ना, कई तरह के तो गैस हैं ही हमारे वातावरण में। ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, आर्गन है, कई तरह के गैस जो हैं हमारे वातावरण में हैं। तो अब मान लीजिए ये जो सनलाइट आ रहा है, तो ये सनलाइट से क्या होता है कि सनलाइट के आने से यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा। अब भाई जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये जो एयर है, इसको ये हवा है, ये गर्म जब होगा तो ऊपर की तरफ उठेगा, है ना? तो ऊपर की तरफ उठेगा तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हुआ खाली स्थान, वैक्यूम हुआ, खाली स्थान। लिख देता हूं मैं, जरा समझ में आएगा आपको। यहाँ पे खाली स्थान बना, है ना? अच्छा भाई, जब खाली स्थान बना तो इधर भी तो हवाएं हैं, कई तरह का एयर मासेस हैं। यहाँ पे हवा है, यहाँ पे हवा है। ये सभी हवाएं जो है इस खाली स्थान को भरने के लिए इसके तरफ बहुत तेज गति से बहते हैं, है ना? जब तेज गति से बहते हैं तो यही हवाएं जो है हमें पवन के रूप में महसूस होता है। मान लीजिए यहाँ से हवा है ना, अब यही यहाँ पे आती है, यहाँ पे पहुंचेगा तो ये पवन के रूप में महसूस होता है। अब जब आपको मैं जब ज्योग्राफी का भी जब आप देखेंगे, क्लासेस देखेंगे, आप ज्वाइन करेंगे, आप देखिए वहाँ पे यूट्यूब पे हमारे वीडियो है, तो उसमें आप देखेंगे ज्योग्राफी के बारे में बताया हूँ कि पवनों के बारे में जब पढ़ाऊंगा कि जैसे कि हमारे अर्थ पे विषुवत रेखा के, जहाँ विषुवत रेखा है वहाँ से ऊपर और नीचे कौन कौन से जैसे कई बार लोअर प्रेशर बनता है, कहीं पर हाई प्रेशर बनता है, तो पछुआ पवन, पूर्वी पवन, सब इसी तो बेस है इस लोअर प्रेशर और हाई प्रेशर पे, है ना? तो इसी को पवन कहते हैं। क्यों? यही जो हवाएं हैं एक दूसरे इस स्थान को बहने जाती हैं और इसी को हम पवन के रूप में महसूस करते हैं। ठीक है, तो इसमें सूर्य का ही तो काम है। अगर सूर्य का लाइट नहीं होता, ये सनलाइट नहीं होता, तो फिर ये कैसे लोअर प्रेशर बनता? और जब लोअर प्रेशर यहाँ नहीं बन पाता, जब यहाँ लोअर प्रेशर बना तभी तो लोअर प्रेशर बना, जब खाली स्थान बना तभी तो यहाँ की हवाएं एक दूसरे को, इस खाली स्थान को भरने के लिए आई, है ना? तो यार मुझे लगता है कि आप समझ चुके होंगे। हाँ, तो अच्छा ये तो हुआ नहीं था शायद अभी। अच्छा इसको देख लेते हैं। तो ये पवन ऊर्जा हो गया, है ना? तो इसलिए ये भी जो है सनलाइट का ही सौर ऊर्जा से ही व्युत्पन्न हो रहा है। अच्छा ये नाभिकीय ऊर्जा है। चलिए इसके नीचे चले जाते हैं, डी पे जाते हैं, जैव मात्रा जी। इसी को जैव मात्रा जो है ना, इसी को कहते हैं बायोमास। अभी आपको जस्ट
पिछला जो प्रश्न था, लास्ट प्रश्न था, इसे बताया था आपको कि बायोमास क्या होता है ना। तो बायोमास जो पेड़ पौधे हैं, अब ये बताइए सनलाइट के बिना पेड़ पौधे मुमकिन है या कोई भी जीव जंतु मुमकिन है ही नहीं। तो इसलिए जो है ये भी सौर ऊर्जा से ही उत्पन्न हुआ है। इसका मतलब नाभिकीय ऊर्जा जो है ये सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं हुआ। यूरेनियम अब से अब न्यूक्लियर एनर्जी बनाए जाते हैं। अब भाई सनलाइट हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है उसमें, है ना। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देखिए भारत का जल प्रपात दिया हुआ है और ये किस राज्य में है ये दिया हुआ है। दूध सागर, बरकाना, खंडाधार, पलानी। हर बार कुछ जल प्रपात पूछता है। रामसार साइट्स जो है भारत के अंदर, है ना, उसके बारे में पूछा जाता है और नदियों के बारे में तो पूछा ही जाता है। तो इन सारी चीज़ों को आप जो महत्वपूर्ण है याद कर, नदियाँ वगैरह तो आप याद कर लें, और जो जल प्रपात वगैरह जो महत्वपूर्ण है, कौन सा जल प्रपात ज़्यादा फेमस है पर्यटन के आधार पे भी और वैसे भी ज्योग्राफिकल आधार पे भी जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसको आप याद कर लें, है ना। और बाकी के जो जल प्रपात, नदियाँ या अन्य चीज़ें जो न्यूज में रह रही हैं उसको आप एक बार याद करके सॉर्ट आउट कर लो उसको, ठीक है। देखिए दूध सागर जो है ये भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है जिसकी ऊंचाई 310 मीटर और औसत चौड़ाई 30 मीटर है। यह गोवा में मंडोवी नदी पर स्थित एक 4 स्तरीय जलप्रपात है, ठीक है। बरकाना के बारे में देखते हैं। बरकाना जलप्रपात कर्नाटक के शिमोगा जिले में अगुम्बे के पास स्थित एक जलप्रपात है। खंडाधार जलप्रपात केओंझर जिले में स्थित ओडिशा के सबसे खूबसूरत झरनों में से एक है। पलानी जो है, पलानी जलप्रपात हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिलों में, कुल्लू के पास स्थित है ना। देखिए चारों जो झील है ये अलग अलग राज्यों में। आपने देख लिया कि ये दूध सागर जो है इसकी आप ये ध्यान रखिए गोवा की है, गोवा में है दूध सागर, मंडोवी नदी है उस पर, ठीक है। बरकाना जो है ये आपका कर्नाटक में है और उड़ीसा में है खंडाधार, और पलानी जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है। हरित गृह गैस को आप कभी कंफ्यूज ना हो, इसी को ग्लोबल वार्मिंग के कारण माना जाता है हरित गृह को, है ना। ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं इसको कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। अब ग्रीन हाउस गैसेस जो है लगभग चार पांच जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसको याद कर लीजिए। मीथेन है ना, मीथेन है, जलवाष्प है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना। और इसमें देख लीजिए इसमें पूछ क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, आर्गन तो है ही नहीं, आर्गन कहाँ से आ गया। ये कह रहा है कि कौन सी हरित गृह गैस नहीं है, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये है नहीं, ये थोड़ी ना हरित गृह गैस, ये नहीं है ना। तो बाकी है, बाकी इसका आपको बता दूं मैं कि इसमें जो है ये आर्गन है, यहाँ पे ये गलत है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन लिखिए CFC डालिए यहाँ पे, है ना, टाइप करने में गड़बड़ हुआ होगा। तो देखिए आपको मैं बता दूं ग्रीन हाउस गैसेस एक्चुअली होती क्या है। ग्रीन हाउस गैस पहले बताया हूँ आपको, दोबारा समझ लीजिए। ग्रीन हाउस गैस वैसे गैस हैं जो जिम्मेदार होती हैं हमारे वातावरण में टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, तापमान बढ़ाती हैं, ठीक है। अब ग्लोबल वार्मिंग का क्या कैसे जिम्मेदार है ग्रीन हाउस गैसें, तो ग्लोबल वार्मिंग पूरे विश्व में वार्मिंग माना टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये गैस जो है पूरे विश्व में टेम्परेचर बढ़ाने के कारण है, ठीक है। तो इसमें जो 4-5 गैस आती हैं, इसे कैसे याद करेंगे, आप याद कर लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प जिसको वेपर कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड 4 हो गए, मीथेन 5 हो गया, 4 हो गए, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फिर दोबारा बताता हूँ, अब याद करें कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, तो पहले याद कर लें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में कई तरह गैस आते हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन वगैरह होता है, कई तरह गैसेस में आते हैं, तो सभी को एक साथ हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही ले लेते हैं। अब ये कहाँ से मिलता है आप जानते हैं, आसान सी बात है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है आप जो एसी चलाते हैं उसी के से पैदा होता है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। इधर तो आप ठंडा ठंडे रहते हैं रूम में, बाहर देखे कितने गर्म रहते निकलता है ना, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन वहीं से निकलता है। और भी इसके अलावा कई तरह के जो
पेट्रोल वगैरह से जो इंजन चलाए जाते हैं, और भी कई तरह के मशीन हैं, उनसे भी क्लोरो, जैसे कि फ्रिज, फ्रिज से भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन इमिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? अच्छा, सौर ऊर्जा से संचालित पहला हवाई अड्डा, ये आपका देखिए ये करंट का है, ये कोचिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड नाम है इसका, CIAL, सियाल। ठीक है, कोचिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जो 12 MWP का सौर ऊर्जा संयंत्र चालू करने के लिए तैयार है। कोचिंग मतलब केरला चला जाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ से क्रांति दी हुई है, दूसरी तरफ दी हुई है संबंध, इससे क्या मतलब है? अच्छा, ये सुनहरी क्रांति को गोल्ड गोल्ड भी कहते हैं, गोल्डन क्रांति भी कहते हैं, तो इसको याद रख लीजिए। कई बार बुक में आ जाता है सुनहरी नहीं बल्कि गोल्डन आ जाता है ना, देवनागरी में भी गोल्डन ही लिखा रहता है, तो दिक्कत हो जाता है बच्चों को। तो सुनहरी क्रांति वही गोल्डन क्रांति ही है। आपको इसमें ये लगाना है कि कौन सी क्रांति किसके लिए जिम्मेदार है। ये तो जैसे कि पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हुई थी तब से शुरुआत होती है ये सब क्रांतियों की, है ना। तो 1965 के बाद से आपने देखा होगा, जब मिल्क वगैरह का उत्पादन बढ़ा था देश के अंदर, तो जब दूध वगैरह उत्पादन बढ़ने लगा देश में, तो इसको ही कहा गया कि इसको कहा गया था, देखिए इसमें शायद वो नहीं दिया हुआ। ठीक है, पीली क्रांति है और काली क्रांति है, दूसरी क्रांति है, मतलब उस समय से क्रांति जो है, कई क्रांतियों का शुरुआत होता है ना। तो आप श्वेत क्रांति उसको मतलब कहते हैं, जो उसको मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें है नहीं। वैसे जो दूध वगैरह का जो ज़्यादा 1965 के बाद जब पंचवीसवीं योजना स्टार्ट थी, 1951 से स्टार्ट हो गई थी, तो उस समय जो 70 के दशक में जो है पंचवीसवीं योजना क्रांतियों की शुरुआत होती है। श्वेत क्रांति तभी आता है जब दूध से संबंधित है, बाकी यहाँ तो वह नहीं है। तो हम देखते हैं इसमें दिया है गोल्डन क्रांति। अच्छा, यहाँ पे देखिए पीली क्रांति, भाई ये तो सीधा है तिलहन उत्पादन से, है ना, है ना। काली क्रांति भाई पेट्रोलियम उत्पादन से है, तो पहले दो तो हमने ऐसे लगा लिया है ना, किससे? ये तिलहन से, और ये पेट्रोलियम से। ठीक है, और दूसर क्रांति, जो दूसर क्रांति ये है आपका उर्वरक से, और बाकी जो गोल्डन क्रांति है ये बागवानियम शहद से, शहद पे जाइए सीधे, है ना, बागवानियम शहद से। तो ये गोल्डन पीला होता है, आपने शहद देखा होगा किसमें, सुनहरी कलर का होता है, गोल्डन कलर का होता है, मतलब इनके कलर से दे दिया गया। जैसे श्वेत क्रांति दिया गया था तो दूध श्वेत होता है, सफ़ेद होता है, तो उसका नाम दे दिया गया था। और बाकी पेट्रोलियम देखिए काला होता है, तो काली क्रांति काफ़ी आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बाकी चीज़ें वही हैं जो बताएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ महासागर है, दूसरी तरफ अधिकतम गहरा बिंदु दिया हुआ। देखिए प्रशांत महासागर, ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको याद रट जाए आप। मरियाना गर्त तो सब जानते होंगे कहाँ है, प्रशांत महासागर में। आगे देख लेते हैं, मरियाना ट्रेंच, जो मरियाना गर्त भी कहते हैं, पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है, और इसमें दुनिया की सबसे गहरी प्राकृतिक खाई है। यह भूपट्टी में एक अर्धचंद्राकार कुंड है जो औसतन लगभग 2550 किलोमीटर लंबा और 69 किलोमीटर चौड़ा है। प्यूर्टो रिको गर्त, अच्छा ये दूसरा है। कैरिबियन सागर और अटलांटिक महासागर के बीच, ये अलग हेडिंग है, ये दिया हुआ प्यूर्टो रिको गर्त जो है, कैरिबियन सागर और अटलांटिक महासागर के बीच स्थित प्यूर्टो रिको गर्त इस क्षेत्र का सबसे गहरा बिंदु और पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले 8वें सबसे गहरे बिंदु को चिन्हित करता है। सुंडा गर्त है, सुंडा गर्त जो है, जिसे पहले जावा ट्रेंच, जावा गर्त के रूप में जाना जाता था, और कभी कभी अभी भी निर्दिष्ट किया जाता है सुमात्रा के पास। सुमात्रा जानते होंगे, साउथ में चले जाइए, है ना, भारत से नीचे साउथ में चले जाइए, सुमात्रा के पास हिंद महासागर में स्थित एक समुद्री खाई है, मुल्लोय द्वीप। मुल्लोय द्वीप ग्रीनलैंड के पूर्व में, ग्रीनलैंड ऊपर है ना, नॉर्थ में, पोलर, जहाँ ध्रुवीय क्षेत्र में जाएंगे तो मुल्लोय द्वीप ग्रीनलैंड के पूर्व में, ग्रीनलैंड सागर के भीतर फ्राइम जलमंडल मध्य में एक बाथमेट्रिक विशेषता है। यह आर्कटिक महासागर में स्थित है। ये जलमंडल बहुत आसान है। जलमंडल क्या होता है कि दो वाटर बॉडी जो होता है ना, दो वाटर बॉडी क्या करते हैं कि एक स्थल भाग को बांट देते हैं, मतलब बीच में नदियाँ आ गई और वाटर बॉडी आ गया, जो जल का एक मतलब कोई समुद्र आ गया बीच में, और इस तरफ दोनों लैंड है, तो बीच में इसी को कहते हैं जलमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा? देखिए
2022 के प्रारंभ में तो ठीक है, और 2022 तो ठीक है, उसके कुछ पिछले एक दशक से देखेंगे आप कि चाइना जो है नंबर 1 पे रहता है ना? तो ये आप याद रट जाएँ, अभी भी आपका इस सालों तक चाइना ही रहेगा नंबर 1 पे, और भारत जो है द्वितीय स्थान पे है। किसमें भाई? तो इस्पात उत्पादन में, ठीक है? तो चाइना 1 पे आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं। पारिस्थितिकी निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखिए, निकेत किसे कहते हैं? निकेत वैसा क्षेत्र होता है जहाँ पे कोई भी एक जीव जो है उस क्षेत्र पे रहता है, उसकी रहने का, ये प्रश्न कई बार पूछे जा गए हैं और सीधे इसका आंसर है, कोई कुछ घुमा फिरा कुछ नहीं होता है। रहने का जो जगह है जहाँ पे निवास करता है कोई जीव, उसको उसका निकेत कहा जाता है। ठीक है? यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो इसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र में इसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। एकदम सही बात है। देखिए, इसका आंसर है 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है? पारिस्थितिकी निकेत शब्द चार्ल्स एल्टन द्वारा विकसित किया गया था। सॉरी। पारिस्थितिकी निकेत को इसके पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की कार्यात्मक भूमिका और स्थिति सूक्ष्म आवास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। बोला था आपको, जहाँ पे निवास करते जीव जंतु रहते हैं, आवास करते हैं, जिसमें यह शामिल है कि यह किन संसाधनों का कैसे और कब उपयोग करता है और एक अन्य प्रजातियों के साथ कैसे संपर्क करता है। पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निकेत की विविधता पर निर्भर करती है। प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। ठीक है? तो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भूमध्य सागर, देखिए 2 कथन दिए हुए हैं, ए और आर दोनों सही है कि नहीं, ये भी चेक करना है आपको। और जो आर जो स्टेटमेंट है वो ए स्टेटमेंट को परिभाषित करता है कि नहीं, है ना? तो देख लेते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है। अच्छा भाई, तो सही बात है, हमने पढ़ा होगा क्लाइमेटोलॉजी। नहीं पढ़ा हो तो घबराने की बात नहीं है, याद कर ले इसको। आपको जो आपको क्लासेस में बताया गया है वो बताया जाएगा। ठीक है? भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में वर्षा शीत ऋतु में होती है। सही बात है, इसको याद कर ले। अरे तभी तो भूमध्य सागरीय जब पढ़ाया गया था, इसी जब प्रीवियस पेपर ही करा रहे थे, तभी तो आपको बताया गया था कि भारत में जो लौटती हुई मानसून आती है तो इस यहीं से तो आती है, भूमध्य सागर से ही तो आती है वाटर, है ना? तो शीत ऋतु में ही आती है, तो इसे याद रखिए। गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं, है ना? तो ये सही है और आर गलत है। ठीक है? गर्मी में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं कहाँ रहते हैं? नहीं रहते हैं। ठीक है? तो ये बी सही है, इसका आंसर हो गया। काराकोरम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? देखिए, ये जितने भी देश हैं ये सब आपका सेंट्रल एशिया देश है। तो काराकोरम मरुस्थल को ब्लैक सैंड के रूप में भी जाना जाता है। यह मध्य एशिया के सबसे बड़े रेगिस्तान में से एक है। यह तुर्कमेनिस्तान के लगभग 70% क्षेत्र को कवर करता है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? ये कहां से आ गया यहाँ पे? देखिए, अब साइंस वगैरह, साइंस टे का प्रश्न है, फिर भी अगर थोड़ा अच्छा था तो मैंने इसको सोचा कि इसके बारे में डिस्कस कर लिया जाए। तो आप कई बार देखेंगे कि जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे जब आप साइंस का सिलेबस जब पढ़ेंगे ना, अभी आप लूसेंट वगैरह ही पढ़िए या और भी कोई रिसोर्सेज जो है उसको पढ़ सकते हैं। हमारा ही वीडियो देखिए, हमारे ही प्लेटफॉर्म पे, यहाँ भी आपको साइंस वगैरह का भी सब चीज़ें, हर एक सब्जेक्ट का आपको काम भर का चीज़ें मिल जाएगी। हमें ज्ञानी नहीं होना है, पेपर में कल हमारा प्रश्न हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, बस इतना ही हमें इतना ही जरूरत है ना? तो देखिए, कई बार जनरेटर पढ़ते होंगे, मोटर के बारे में देखते होंगे, है ना? या और भी जैसे कि लाइट है यहाँ पे, इसके देखते होंगे। तो कई बार बोला जाता है कि ये किस ऊर्जा को किस में ट्रांसफर करती है, मतलब परिवर्तित कर रही है। अच्छा, यहाँ पे जो एलईडी लगे हुए हैं यहाँ पे, या आपके घर में जो बल्ब लगा हुआ है, तो उसके बारे में अगर बात कर लें तो मान लीजिए उसमें इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, तो इलेक्ट्रिक करंट को, है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी को वो लाइट एनर्जी में चेंज करिए। क्यों भाई? करंट तो उसमें जो इनपुट दे रहे हैं वो इलेक्ट्रिक दे रहे हैं और हमें मिल क्या रहा है? लाइट। तो इसलिए ऐसे सोचा जाता है। तो जो दिया जाता है और जो हमें मिलता है उसी को बस चेंजिंग समझा जाता है। समझ गए ना? जैसे कि मोटर है, अब मोटर में अब क्या देते हैं? इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जब जाता है मोटर में तो वो एक तरह का इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गया, विद्युत ऊर्जा हो गया। ठीक है? और मोटर क्या काम, क्या भाई? मोटर वो उसमें जो अगर पहिए वगैरह लगे हैं, कुछ लगा है तो उसको रोटेट कराएगा, घुमाने का काम करता है ना? तो
वो किस तरह का एनर्जी काम है, वो मैकेनिकल एनर्जी है। तो उसने क्या किया, उसने किया मोटर क्या काम है, उसने क्या किया कि विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में बदल दिया। ठीक है, उसी तरह से चलेगी। यहाँ पे ये कहता है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सौर ऊर्जा है और विद्युत ऊर्जा है। आपने आजकल तो काफी न्यूज में है, आप देखिए आपके बहुत, आपका घर अगर गांव घर में होगा तो आपने सोलर पैनल लगाया होगा, चाहे आप शहरों में भी सोलर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं छतों पे। तो सोलर पैनल का काम क्या है भाई, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तो बदलता है वो। अब सोलर पैनल में लगा क्या होता है ये आपको जानने की बात है ना। तो फोटोवोल्टाइक जो सेल होते हैं, सेल कोशिकाएं कहा जाता है। थोड़ा साइंस वगैरह जो है ना हिंदी में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, क्योंकि आप लोग अब इसलिए लगता है ना, कॉम्प्लेक्स है नहीं वैसे। हम लोग जो बचपन से ही हमारे पढ़ने का जो तरीका है, स्कूलों में छोटे जब थे तो प्राइमरी विद्यालय, उसके बाद मिडिल स्कूल में, फिर 9 10th 11 12 तक जो भी है, तो हमने जो साइंस वगैरह जो पढ़ा था या तो पढ़ाई नहीं गया, और जब पढ़ाई भी गया तो उसे इंग्लिश में ही, शब्द को इंग्लिश में ही बताया गया था, इसीलिए हमें थोड़ा हिंदी में साइंस वगैरह थोड़ा समस्या होता है। तो इसका आंसर जो है फोटोवोल्टाइक सेल कोशिकाएं। ठीक है, हमने इसमें दिया देखा जाए जनसांख्यिकीय लाभांश क्या है, ये तो आप इसको रट जाएं कि कौन सा जनसांख्यिकीय लाभांश है। अब ये जनसांख्यिकीय लाभांश क्या होता है, देखिए वैसा एज, लोगों का वैसा एज जिसमें वो कार्य करते हैं। ठीक है, मतलब नौकरी, मतलब देश के अंदर, राष्ट्र के अंदर वो किसी भी तरह के प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं, अपना योगदान देते हैं। जैसे कोई किसान है, वो उत्पादन में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। कोई वैसा व्यक्ति है जो सरकारी नौकरी करता है, पब्लिक सेवा करता है, तो वो उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है ना। कई तरह के, अगर आप सिलेक्टेड हैं तो आपके ऑफिस में ही कई तरह के जो काम करने वाले लोग हैं वो वहाँ पे है ना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हर कोई जो ऐसा एज जो कि वो कंट्रीब्यूशन करे तो उसको लाभांश कहा जाता है। इसके अंदर बारे में देख लीजिए। देखिए ये 15 से 59, 15 to 59 वर्ष के बीच के जो लोग होते हैं, कार्यशील जनसंख्या है, इसको कहा जाता है, इसको कहते हैं लाभांश, जनसंख्या लाभांश। अच्छा, जनसांख्यिकीय लाभांश आर्थिक विकास की क्षमता है जिसका परिणाम जनसंख्या की आयु संरचना में बदलाव से हो सकता है, मुख्यतः जब काम करने वालों लोगों की आबादी के गैर कामकाजी उम्र के हिस्से से बड़ी हो। इस जनसांख्यिकीय लाभांश में 15 से 59 वर्ष के आयु के लोग आते हैं। ठीक है, कितने से, तो 15 से 59 वर्ष के आयु के लोग। ठीक है, इसको आप याद करें, बस ये याद करें 15 से 59, बस इतने काम का चीज है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है ना। देखिए सीधे, ये तो आप जानते ही होंगे, यूकेलिप्टस सीधे चले जाइए। करता क्या है, क्यों पर्यावरण के लिए खतरा है भाई, आपको बताता हूँ। जब लगभग 70 के दशक के पहले जब सरकार ने क्या है ना, अभी सरकार ने नियम लाया कि क्या किया था, भारत सरकार चाहती थी कि जितने भी हमारा फॉरेस्ट जो रिसोर्सेस, एक तरह रिसोर्स ही है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाए और देश को जो है मतलब ग्रोथ के डेवलप किया जाए, पटरे पर लाया जाए। क्योंकि देश का हालत बहुत ख़राब था भाई, देश की आज़ादी के बाद, देश की जब आज़ादी के बाद हालात बहुत ख़राब थे, गरीबी भुखमरी तो भरी पड़ी थी यहाँ। तो यहाँ बस सरकार ने सोचा कि कैसे भी करके जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका उपयोग किया जाए। इसके लिए लोगों ने क्या किया कि पेड़ पौधे खूब कटाई किए और उसका निर्यात भी किया, अलग अलग देशों में बेचा गया। उसके कई तरह के फर्नीचर के सामान बनाए गए, कई तरह के सुंदर सुंदर चीज़ें बना के बेचे गए, लोगों को पसंद आया। अब लोगों ने क्या किया कि यूकेलिप्टस लगाना चाहिए। यूकेलिप्टस जो है, इसके लकड़ी जो मजबूत होते हैं, है ना, इसका फर्नीचर के लिए अच्छा बनता है इसका। तो लोगों ने इसका खूब मतलब अपने हर जगह इसको रोपना शुरू किया। इसका प्रॉब्लम में और भी कई तरह की समस्याएं थी, मैं शॉर्टकट में निपटाता हूँ। इसका काम ये है कि ये जो वाटर लेवल है, हमारा जो भूमिगत जल है ना, जो भूमिगत जल है मतलब जमीन का नीचे का जो जल है, उसको ये इसको सोख के या पूरा बाहर वातावरण में निकाल देता है। तो इसीलिए भूमिगत जल का लेयर जो है वो सीधे सीधे नीचे चला गया, खत्म हो गया, इसलिए पानी की समस्या शुरू हो गई। अब ये कैसे करता है, क्योंकि इसके पत्ते जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं। अब एक बार जान लीजिए, जिस पेड़ के पत्ते बड़े होते हैं वो सबसे ज्यादा वाटर जो है
बाहर निकाल के वो वेपराइज्ड करता है। तो ये समझ गए ना आप। तो देखो तो देखते हैं यूकेलिप्टस पेड़ का पर्यावरण पर प्रभाव क्या क्या है, ये देख लेते हैं। यह मिट्टी के पोषक तत्वों और नमी के भंडार को कम कर देता है और एलो एलेलोपैथिक गुणों के कारण अंडर ग्रोथ को रोकता है। इसने दुनिया के कई हिस्सों में स्वदेशी जंगलों की जगह ले लिया और एक काम ये भी करता है। एक तो देखिए यूकेलिप्टस से क्या काम करता है, वाटर वगैरह जो भी रिसोर्सेस है नीचे लैंड के नीचे भूमिगत जल है उसको तो बाहर निकाल कर सब खत्म कर दिया, लेयर नीचे चला गया, है ना। इसके साथ ही साथ ये क्या करता है, जहां पे होता है वहां पे दूसरे पेड़ पौधों को नहीं देता है ना, उनके जगह को ये ऑक्युपाई कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? पेगु योमा क्षेत्र, है ना। तो पेगु योमा जो क्षेत्र के बारे में देख लेते हैं, बाकी तो इसका आंसर तांबा है। तो म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र जो है धातु, अयस्क, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, खनिज तेल सहित खनिजों में समृद्ध है और इसमें कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों का भी महत्वपूर्ण भंडार है। ठीक है, नहीं हो जाए देखते हैं, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अच्छा, इसमें आप देख लीजिए, एक तो कह रहे हैं कि भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। भाई पहले ही गलत हो गया ना। कैसे? भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश नहीं है। भारत जो है, भारत विश्व का 8वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है ना, तो आप इसको भूले नहीं और 8वां जो देश है उसको याद कर लें आप। और तो ये पहला तो गलत हो गया भाई, पहला गलत है। दूसरा कह रहे हैं संसार का लगभग यहां से स्टार्टिंग है, संसार का लगभग 4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। 4%, 2.7% होता है। ये गलत है, थोड़ा सा मिसप्रिंट, मतलब टाइपिंग में गड़बड़ हो गया है, इसको 2.7% मानिएगा। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को दो बराबर भागों में बांटती है। ये जो हमने बताया भी है कि कर्क रेखा हम भारत से कहाँ से स्टार्ट होती है ना, गुजरात वगैरह, महाराष्ट्र, ये राजस्थान वगैरह सब हो गए जो गुजरती है ना। तो ये हमने पढ़ाया भी है लास्ट लेक्चर में। तो आप देख लीजिए, तो सही है, 2 सही है, 3 सही है। अब ये कह रहे हैं भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। ये कैसे हो सकता है भाई? आप देख लीजिए, ये है इक्वेटर है मान लीजिए, है ना, और यही तो हमारा भारत है ना। ये इक्वेटर है और यहां से जो है ये वाला जो क्षेत्र है ये है कर्क रेखा है, कर्क रेखा। इसको मैं बनाता हूँ अर्थ, ज्यादा आपको समझ में आएगा, है ना। ये इक्वेटर है, मतलब विषुवत रेखा है, और ये है कर्क रेखा जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहा जाता है। और इसके नीचे जो है ये है मकर रेखा, है ना, ये है मकर रेखा, और इसको 23.5 डिग्री लैटिट्यूड, और इसको भी कहते हैं 23.5 डिग्री लैटिट्यूड। ये साउथ है, ये नॉर्थ है, याद रखें। अच्छा भाई, उस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र किसको कहते हैं? तो देखिए, यहां से यहां तक जो क्षेत्र है ना, ये पूरा, इसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है ना। कहां से कहां तक भाई? मकर रेखा से लेकर कर्क रेखा के बीच में, मकर रेखा से लेकर कर्क रेखा के बीच में जो भी क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है ना। तो आप भी अब अंदाजा लगाइए कि प्रश्न में क्या कह रहा है। क्या भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है? तो हम जानते हैं, जैसे कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 23.5 डिग्री लैटिट्यूड साउथ से लेके 23.5 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ तक। कहने का मतलब है मकर रेखा से लेके कर्क रेखा के बीच में जो भी क्षेत्र है
जिसमें विषुवत रेखा भी बीच में है, जो भी क्षेत्र है इसको क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो भारत जो है और भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा जो है गुजरती है, तो इसका मतलब भारत का आधा क्षेत्र जो है वो तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, लेकिन आधा जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं है। तो इसका मतलब चौथा जो है ऑप्शन गलत हो गया। हमारा आंसर हो जाएगा 2 और 3, आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? जनपद पूछ रहा है, तो लखीमपुर खीरी है ना। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जिले में भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। यह उप हिमालय क्षेत्र में है, जिसे तराई बेल्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो भाई इसको याद कर लीजिए कि कौन सी गैस जो है अधिक मात्रा में पाई जाती है, वो है मीथेन। ठीक है, और मीथेन क्या है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी जिम्मेदार गैस है, एक तरह का ग्रीन हाउस गैस है। तो शनि ग्रह के वातावरण में कौन सी गैस मिलती है? तो शनि ग्रह के वातावरण में मीथेन गैस मिलती है, और मीथेन गैस जो है ग्रीन हाउस गैस है। कहने का मतलब है कि मीथेन गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग के जो जिम्मेदार गैस हैं उनमें से एक है। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। यह हमारे सौर मंडल में आकार में दूसरे स्थान पर है, केवल बृहस्पति से आगे है, लेकिन शनि का द्रव्यमान बहुत छोटा है। शनि का विशिष्ट गुरुत्व या पानी से कम है, जिसका अर्थ है कि यह पानी के शरीर पर तैरता रहेगा। पानी के शरीर पर तैरता रहेगा मतलब कि डेंसिटी कम है इसका। तो अगर वाटर पे इसको रखा जाए, इस प्लैनेट को, इस ग्रह को, तो ये उस पर तैरेगा, ये कहने मतलब है। पूरे सौर मंडल में इसका घनत्व सबसे कम है। शनि मुख्य रूप से हाइड्रोजन से बना है, जो इसके गठन के शुरुआती चरणों में ही पता कर लिया जाता है। शेष अधिकांश रचना हीलियम है, हाइड्रोजन और हीलियम है। अन्य तत्व जैसे मीथेन और अमोनिया कम मात्रा में पाए जाते हैं। अब देखिए, हाइड्रोजन और हीलियम को तो काफी काम है। बिग बैंग थ्योरी भी जब पढ़ेंगे, या हमारा जो ब्रह्मांड है इसका कैसे निर्माण होता है, इसका जो हाइपोथेसिस वगैरह हम लोग जब देखेंगे, तो इसमें हाइड्रोजन और हीलियम का ही तो काम होगा, पढ़ेंगे, है ना। इसको पढ़ा जाएगा, बहुत मजे से पढ़ेंगे, मजे से समझा जाएगा, और एक अलग ही इंटरेस्ट बना रहेगा जब हम लोग इसका क्लास शुरू करने वाले हैं। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में किस झील में अवस्थित है? नाम ही अजीब है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क लोकटक झील में स्थित है। तैरता हुआ पार्क किसको कहते हैं? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कहाँ पे है? तो यह ध्यान रखें, ये है लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र, एक ही बात बराबर है। यह भारत में मणिपुर के बिशनपुर जिले में स्थित है, मणिपुर में, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, और यह लोकटक झील का भी नंबर है। लोकटक झील तो काफी इंपॉर्टेंट झील है, हमेशा न्यूज में रहता ही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है ना? बेसिन, उसका बेसिन देखिए, 2 प्रकार से चीजें होती है। कोई पूछता है कि कौन सी नदी विश्व में सबसे लंबी है, या कौन सी नदी की बेसिन सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो उसको आपको अलग मतलब ध्यान देना है आपको, है ना। तो महानदी जो है, इसमें जो है ऑप्शन जो दिया हुआ है, तो इसमें जो महानदी है इसका जो है बेसिन के हिसाब से क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें देख लेते हैं क्या क्या डेटा है। महानदी बेसिन का कुल क्षेत्रफल 1,41,589 वर्ग किलोमीटर है, जो 5 राज्यों में फैला हुआ है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के फरसिया गांव के पास है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां शिवनाथ, हंसदेव, मांड, ईब, ओंग, तेल और जोंक है। जोंक तो याद कर लीजिए, पूछा गया है एक बार, जोंक नदी पूछा गया था, किसकी सहायक नदी है? तो महानदी के। बाकी सबका मैंने नाम बता भी लिखा कंटेंट में है, याद हो पाए तो याद करिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? ये तो बहुत आसान सी बात है, इसमें तो आप जानते ही होंगे। अच्छा, इसमें थोड़ा सा घुमा दिया। लघु तरंग सौर विकिरण, परावर्तित सौर विकिरण, प्रकीर्णित सौर विकिरण, दीर्घ तरंग स्थल विकिरण, है ना। देखिए, दीर्घ तरंग जो है ना स्थलीय विकिरण, इससे होती है ज्यादा, इसी को याद रखिएगा।
देखिए दीर्घ तरंग प्रतलीय विकिरण जो है पृथ्वी को, इसको लगा देता हूँ यहाँ पे। अब इसलिए होता है, वो बता देता हूँ। देखिए जिसका लैम्डा मतलब जिसका जो है तरंग जो है छोटा होता है ना, तो वो जल्द से जल्द जो है निकल जाता है, मतलब हमारे वायुमंडल से रिफ्लेक्ट हो जाता है। लेकिन कार्बन, अच्छा इसमें आपको समझा दूं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है या ग्लोबल वार्मिंग के कारण वाले जो गैस जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये ग्रीन हाउस गैसेस करती कैसे कैसे क्या काम करती है, मतलब टेम्परेचर को कैसे अपने पास ऑब्जर्व करती है। तो ये क्या करती है कि वैसे परिवर्तित टेम्परेचर, वैसे टेम्परेचर जैसे कि विकिरण, वैसे विकिरण जिसका तरंगे ज़्यादा है उनको मतलब कि अपने पास अवशोषित कर लेती हैं, और जिसकी तरंगें कम है उनको रिफ्लेक्ट कर देती है, वो बाहर निकाल देती हैं। तो जो बड़े बड़े जिनके फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तरंगे ज़्यादा हैं, लैम्डा जिसको कहते हैं अधिक है, उनको ये अपने में ऐड कर लेती हैं और इससे टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण है ये आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें 23rd क्वेश्चन थे। तो हमारा जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो प्रीलिम्स के पेपर होता है उसके हमने 2012 से लेके और 2022 तक के सारे प्रश्न हमने सॉल्व कर लिया है, जिसमें पर्यावरण और जियोग्राफी के प्रश्न हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी इसमें जो भी सब्जेक्ट हैं जैसे साइंस है ना, और पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इस सभी के हमारे जो हमारे जो कलीग लोग हैं इसके पे काम कर रहे हैं और आपको सारे वीडियो मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं लेक्चर में ज्योग्राफी के शुरुआती चैप्टर से और बेसिक के साथ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।